कहानी का नाम है जादुई मोती महल। समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस गांव में जो भी रहते थे वो सभी समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना जीवन गुजारा करते थे। उसी गांव में केशव अपनी पत्नी रत्ना के साथ रहता था। वो भी मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता। एक सुबह केशव मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, तभी रत्ना ने उससे कहा, अजी आप समुद्र पर जा रहे हैं क्या? हाँ, समुद्र पर ही जा रहा हूँ। तुम बताओ क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बाजार जाना था। अरे तो मैं जब लौट आऊंगा तब तुम मेरे साथ चलना। ठीक है, पर आप जल्दी आ जाना। हाँ, तुमने बता दिया तो मैं जल्दी लौट आऊंगा। इसके बाद केशव वहाँ से चला गया, जिस पर रत्ना ने अपने आप से कहा, जल्दी से घर के काम कर लेती हूँ, फिर मुझे इनके साथ बाजार भी तो जाना है। आज कई दिनों के बाद बाजार जाऊंगी। ये कहकर रत्ना घर का जल्दी जल्दी काम करने लगी। वहीं केशव समुद्र के किनारे आया, जहाँ पर पहले से ही कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे, जिसे देखकर केशव ने अपने आप से कहा, ओफो, लगता है आज तो मुझे देर हो गई। मैंने गलती कर दी, जल्दी आना चाहिए था। तभी महेश ने केशव को देखा और कहा, अरे भैया आओ आओ आओ, आज तो बड़ी देर कर दी। क्या भाभी ने उठाया नहीं? अरे ऐसा ही समझ लो, तुम्हारी भाभी ने जगाया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि वो चाहती नहीं है कि तुम मछलियाँ पकड़ने आओ, इसी वजह से। अरे नहीं भैया, हमारे गांव में मछली पकड़ने के सिवा और कोई दूसरा काम भी क्या है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा भैया। अब जल्दी से पकड़ लो, क्योंकि मैंने तो पकड़ ली है और बाजार जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है भैया, जाओ तुम बाजार जाओ। इसके बाद महेश वहाँ से चला गया। हरिया अभी भी समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, जिसे देखकर केशव ने कहा, क्या हुआ, आज तुमको मछलियाँ नहीं मिली? अरे भैया, बस ऐसे ही बैठा हूँ, मैं मछली पकड़ने नहीं आया। क्या, मछली पकड़ने नहीं आए? क्यों, क्या हो गया? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं भैया, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ऐसा लगता है ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव में बस जाऊं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे होगा क्यों नहीं, यहाँ पर सिर्फ मछलियाँ पकड़कर ही गुजारा है, पर दूसरे गांव में बहुत सारे काम तो होंगे। ये सुनकर केशव भी सोच में पड़ गया और बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो भैया, पर इस तरह अपना गांव छोड़कर जाना सही होगा क्या? अरे भैया, जब रहने खाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो अपना और पराया गांव क्या है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। समय भी पता नहीं क्या क्या करवाता है। हम गरीबों का तो इसी तरह गुजारा हो रहा है भाई। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा नगर था, जहाँ पर एक राजा राज्य किया करते थे। पर चारों तरफ अफवाह फैली हुई थी कि राजा की बेटी को किसी ने भी नहीं देखा। राजा हमेशा अकेला ही महल में रहता था। जब ये बात उड़ते उड़ते केशव के गांव तक पहुंची, तो वो भी काफी हैरान हुआ और बोला, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? राजा अकेला क्यों रहता है? क्या उसकी कोई संतान नहीं है? पर मैंने तो सुना है कि राजा की एक बेटी थी, तो फिर राजा अकेला क्यों रहता है? वहीं दूसरी तरफ राजा भी काफी ज्यादा परेशान था। जब उसे ये बात पता लगी प्रजा उसके बारे में ऐसा सोच रही है, तो उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि राजकुमारी कहाँ है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता, उनकी सुरक्षा की वजह से। पर महाराज, ऐसा क्या हुआ था जो राजकुमारी को इस तरह जाना पड़ा? मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है जो मेरी बेटी को मिल रहा है। पर फिर भी महाराज, आपने ऐसी क्या गलती कर दी जो ये सब हुआ? जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा मंत्री। इस समय तो बस मुझे इसका उपाय ढूंढना है कि मैं किस तरह प्रजा को समझा पाऊं, क्योंकि राजकुमारी को यहाँ लाना बहुत ही मुश्किल है। वो तो यहाँ आ ही नहीं सकती हैं। हाँ महाराज, मुझे पता है, पर एक काम तो हो सकता है। क्या मंत्री, मुझे जल्दी बताओ। इसके बाद मंत्री ने राजा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर राजा काफी खुश हुआ और बोला,
हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस तरह राजकुमारी आ सकती है। मुझे तो पहले याद ही नहीं रहा। ठीक है, तुम जल्दी से राजकुमारी को लेकर आओ। ये सुनकर मंत्री वहाँ से चला गया, जिस पर राजा काफी खुश हुआ और बोला, इस तरह प्रजा को कोई परेशानी नहीं होगी और न ही वो मुझसे कोई सवाल जवाब करेगी। समय तेजी से गुजर रहा था। अब समुद्र में मछलियाँ काफी कम हो गई थी, जिस वजह से सारे मछुआरे काफी परेशान रहने लगे। ये अचानक से समुद्र की मछलियाँ इतनी कम कैसे हो गई हैं? समुद्र के किनारे तो बहुत कम ही मछलियाँ आ रही हैं। इस तरह हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? पता नहीं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये संकेत कुछ अशुभ लग रहे हैं। अशुभ संकेत? मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो महेश? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ केशव भैया। मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके जमाने में भी कई साल पहले ऐसा हुआ था। जब तट पर मछलियाँ आना बंद हो गई थीं, तब बहुत भयंकर तूफान आया था। क्या तूफान आया था? अगर तूफान आया था तो हमारा गांव तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही तो समझ में नहीं आ रहा है भैया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, इस तरह गांव छोड़कर जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमें सही से पता नहीं है कि तूफान आएगा भी या नहीं। ये सुनकर महेश भी शांत रह गया और वो वहाँ से चला गया, जिस पर केशव ने अपने आप से कहा, क्या अभी जो महेश कह रहा था वो सही है? अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में हमारा गांव खतरे में है। पर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर वो घर पर आ गया। जब रत्ना ने उसे इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं, आजकल समुद्र में मछलियां बहुत कम हो गई हैं और महेश कह रहा था कि ये सब तूफान आने के लक्षण हैं। क्या तूफान के लक्षण? पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर तूफान आया तो हमारा गांव भी संकट में है। हाँ, इसीलिए तो परेशान हूँ, क्योंकि इस तरह तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करें? क्या हमें ये गांव छोड़कर जाना चाहिए? तुम सब गांव छोड़ने के बारे में क्यों कह रहे हो? क्या इस गांव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अभी गांव पर संकट है, इस वजह से लोग गांव छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अरे संकट है तो डटकर सामना करेंगे, गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? ये सुनकर रत्ना भी शांत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के हालात अब काफी गंभीर होते जा रहे थे। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जाने लगे, जिसे देखकर केशव काफी परेशान था। गांव वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब गांव को हमारी जरूरत है तो गांव वाले इसे छोड़कर जा रहे हैं। और एक शाम केशव समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक मोती आ गया। मोती को देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे ये क्या है? ये तो कोई मोती लग रहा है। ये कहकर केशव ने मोती को उठा लिया। वो काफी सुंदर था, जिसे देखकर केशव ने कहा, ये समुद्र के किनारे मोती अचानक कैसे आ गया? ये तो बड़ा ही कीमती है। इसके बाद केशव उसे उठाकर बाजार ले आया और उसे ऊंचे दाम पर बेच दिया। पैसे मिलने पर वो काफी खुश हुआ और बोला, मुझे नहीं पता था कि समुद्र में मोती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जलपरियां भी हों, क्योंकि मैंने सुना है कि जलपरियों के आंसुओं से ही मोती बनते हैं। ये कहकर केशव पैसे लेकर घर आ जाता है। जब रत्ना पैसों को देखती है तो कहती है, अजी आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पहले तुम इन पैसों को रखो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। रत्ना ने पैसों को संभाल कर रखा और कहा, अब बताइए, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि मुझे समुद्र के तट पर यह मोती मिला था। क्या समुद्र के किनारे मोती? पर भला समुद्र के किनारे मोती कहाँ से आ सकता है? अरे यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक मोती इतना कीमती था कि मुझे पूरे 10,000 रुपए मिले। अगर इसी तरह मुझे 10-20 मोती मिलने लगे तो हम लोग तो मालामाल हो जाएंगे। पर इतने सारे मोती आएंगे कहाँ से? मैं ऐसा करता हूँ, कल सबसे पहले समुद्र में जाकर मोतियों की तलाश करते हैं। नहीं नहीं, आप समुद्र के अंदर मत जाइए, क्योंकि आज से पहले कोई भी समुद्र के अंदर नहीं गया है। अरे तो क्या हो गया, आज से पहले कोई नहीं गया, पर मैं जाऊंगा, क्योंकि शायद हम लोगों की किस्मत बदल जाए। ये सुनकर रत्ना काफी परेशान हुई और बोली, अजी हम लोग तो मछलियाँ पकड़ते हैं, उसी से गुजारा हो जाएगा ना। आप मोती के लालच में क्यों आ रहे हैं? मैं लालच में नहीं आ रहा, बस मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ।
शायद इस तरह हमारे गांव की किस्मत बदल जाए, क्योंकि मैं इस तरह अपने गांव को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। अगली सुबह केशव समुद्र के तट पर आ गया और फिर से बोला। अब मुझे नाव में बैठकर समुद्र के अंदर जाना चाहिए। तभी हरिया ने उसे आवाज दी और कहा, अरे भैया, अरे कहाँ जा रहे हो नाव लेकर? मैं समुद्र के अंदर जा रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ पर? अरे तुम्हें एक बात पता लगी? राजा की राजकुमारी खो गई है। क्या? राजा की राजकुमारी? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? राजा की तो कोई संतान ही नहीं थी। अरे नहीं नहीं, राजा की एक बेटी थी जो चली गई थी, पर वो वापस लौट आई थी। क्या? वापस लौट आई थी? और मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है भाई। पता तो किसी को भी नहीं था, पर अचानक से वो फिर गायब हो गई है और राजा ने कहा है कि जो भी उनकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने क्या सोचा? अरे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग मिलजुल कर राजकुमारी को ढूंढने चलें, जिससे इनाम मिल सके। नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। पहले मुझे वो पूरा करना है, फिर राजकुमारी को ढूंढेंगे। पर आखिर तुम समुद्र में जा क्यों रहे हो? पता नहीं है क्या समुद्र के अंदर कोई नहीं जाता? अरे भाई मुझे पता है, पर मुझे समुद्र के अंदर कुछ जरूरी काम है, इसलिए जा रहा हूँ। ये कहकर केशव नाव लेकर वहाँ से चला गया, जिस पर हरिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, हे भगवान, केशव की रक्षा करना। अचानक से ये समुद्र के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हरिया वहाँ से चला गया। वहीं केशव भी काफी ज्यादा परेशान था और उसने अपने आप से कहा, ये अचानक राजा की बेटी कहाँ गायब हो गई? अभी तक मैंने सुना था कि वो कहीं चली गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर महल में हो क्या रहा है। चलो, मुझे क्या करना, मुझे तो बस मोतियों को ढूंढना है। एक बार बस मोती मिल जाए जिससे मैं माला माल हो जाऊं। ये कहकर वो समुद्र के और अंदर चला गया। तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई, जिसे देखकर केशव थोड़ा घबरा गया। अरे, ये अचानक से समुद्र में इतनी बड़ी लहरें कैसे आने लगी? अब मैं क्या करूं? अरे मेरी नाव तो बहुत छोटी है, ये तो लहरों में टिक भी नहीं पाएगी। ये कहकर केशव काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोती तो एक भी मिला नहीं, पर ये मुसीबत जरूर गले पड़ गई। तभी अचानक एक बड़ी सी लहर आई और केशव की नाव पलट गई, जिससे केशव बेहोश हो गया। कुछ देर बाद केशव को होश आया तो वो एक कक्ष में था, जिसे देखकर केशव हैरान हो गया और इधर उधर देखकर बोला, अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई कक्ष लग रहा है, पर मैं तो लहरों के बीच फंस गया था। केशव कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आई, जिसे देखकर केशव काफी हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो और ये मैं कहाँ पर हूँ? तुम समुद्र के अंदर मोती महल में हो। क्या? मोती महल? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम हमारे जादुई मोती महल के अंदर हो और मैं यहाँ की राजकुमारी काया हूँ। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, पर ये कैसे हो सकता है? मैं पानी में सांस कैसे ले सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये जादुई महल है, जिस वजह से यहाँ पर तुम सांस ले सकते हो। क्या? जादुई मोती महल? और मैं यहाँ पर कैसे आ गया? क्या तुम मुझे लेकर आई? तुम हमारे सैनिकों को द्वार पर बेहोश मिले थे, इसके बाद सैनिक यहाँ पर ले आए। क्या? मैं बेहोश हो गया था, पर मैं तो यहाँ पर मोती ढूंढने आया था। क्या मोती? पर तुम्हें कैसे पता कि समुद्र में मोती है? क्योंकि एक बार मुझे समुद्र के किनारे मोती मिला था, उसी को खोजते हुए मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसलिए तुम समुद्र के अंदर चले आए? हाँ, इसीलिए मैं समुद्र के अंदर आ गया, पर मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे मोतियों की तलाश है। तुम्हारी ये तलाश यही खत्म हो सकती है। तुम्हें बहुत सारे मोती मिल सकते हैं, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर केशव हैरान हुआ और बोला, कौन सा काम? मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं यहाँ पर कई वर्षों से कैद हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे मोती दे सकती हूँ। बहुत सारे मोती? पर मैं भला तुम्हें आजाद कैसे करूँगा? इसके लिए तुम्हें जादुई फल लाना होगा। क्या? जादुई फल? पर वो है कहाँ पर?
जादुई फल यहाँ से कुछ दूरी पर एक सितारा मछली के ऊपर रखा हुआ है। अगर तुम वो ले आओ तो मैं यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। सितारा मछली? पर अगर उसने मुझे मार दिया तो? तुम्हें ये काम सावधानी से करना पड़ेगा। अब तुम सोच लो, यहाँ से आजाद होना चाहते हो या नहीं, क्योंकि तुम यहाँ से तभी आजाद होगे जब मैं आजाद हो जाऊंगी। ये सुनकर केशव काफी परेशान हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा आराम से बैठा हुआ था। तभी वहाँ मंत्री आया और बोला, महाराज, आपने जो घोषणा की है उसके बाद कई लोग राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री, पर तुम्हें लगता है कि राजकुमारी मिल जाएगी? पता नहीं महाराज, पर बहुत सारे गांव के लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकले हैं, क्योंकि आपने इनाम ही इतना रखा है। यही तो मैं चाहता था कि लोग अब उसमें उलझ जाएं, क्योंकि तभी उनका दिमाग शांत रहेगा और वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। वैसे आपने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया है महाराज। बस मैं भगवान से प्रार्थना यही करूंगा कि राजकुमारी जल्द आ जाए। हाँ, प्रार्थना तो मैं भी कर रहा हूँ। पता नहीं भगवान मेरी सुनेगा भी या नहीं। ये सुनकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे दोपहर होने को आई, पर अभी तक केशव का कुछ पता नहीं था, जिस पर रत्ना भी थोड़ी परेशान हो रही थी। हे भगवान, ये अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। मैंने मना किया था कि समुद्र के अंदर ना जाएं। रत्ना काफी परेशान होकर अपने घर पर बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। पहली बार वो समुद्र के अंदर गए हैं। उन्होंने गांव का नियम तोड़ा है, क्योंकि इस गांव का कोई भी व्यक्ति समुद्र के अंदर नहीं जाता। सभी को डर रहता है कि अगर समुद्र के अंदर गए तो मारे जाएंगे, पर मेरे पति ये सब गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये कहकर रत्ना अपने पति का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ केशव जादुई मोती महल में परेशान बैठा हुआ था। उसे इतना परेशान देखकर काया ने उससे कहा, तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ शाम तक ही यहाँ जिंदा रह सकते हो। इसके बाद तुम मर जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि ये जादुई मोती महल है, फिर भी? हाँ, जादुई मोती महल है, इसलिए इंसान यहाँ पर एक दिन तक बिना सांस के जिंदा रह सकता है। उसके बाद तुम्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए होगी, जो यहाँ पर नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है? मैंने बताया तो, तुम सितारा मछली के सिर से वो जादुई फल ले आओ। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं जाता हूँ, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मछली कहाँ है? तुम महल से बाहर तो निकलो, तुम्हें एक सुनहरी मछली वहाँ तक ले जाएगी। ये सुनकर केशव वहाँ से चला गया। महल के बाहर आते ही उसे एक सुनहरी मछली मिली, जिसे देखकर केशव ने कहा, लगता है यही मछली है जिसके बारे में राजकुमारी बात कर रही थी। इसके बाद मछली वहाँ से जाने लगी और केशव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। काफी दूर आने पर मछली रुक गई। तभी केशव को एक बड़ी सी सितारा मछली दिखाई दी, जिसे देखकर केशव ने कहा, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी सितारा मछली है। अब मैं क्या करूं? केशव काफी ज्यादा घबरा रहा था। तभी उसकी नजर जादुई फल पर गई, जो सुनहरे रंग का चमक रहा था, जिसे देखकर केशव ने कहा, मुझे हर हाल में उस सुनहरी जादुई मछली को लेना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से जा पाऊंगा, वरना मैं तो मर जाऊंगा। ये कहकर केशव धीरे धीरे सितारा मछली की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा वो आराम से सो रही थी, जिसे देखकर केशव ने कहा, यही सही मौका है, जादुई फल जल्दी से उठा लेता हूँ। ये कहकर केशव ने जल्दी से जादुई फल को उठा लिया और वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक सुनहरी मछली ने उसे रोक लिया, जिसे देखकर केशव काफी हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे सामने से हटो। पर सुनहरी मछली सामने से हट ही नहीं रही थी, जिस पर केशव ने कहा, हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? जादुई फल तो मुझे मिल गया, पर अब ये रास्ता क्यों रोक रही है? मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। ये कहकर केशव दूसरे रास्ते से वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर काया आ गई, जिसे देखकर केशव ने कहा, जादुई फल तो मुझे मिल गया, पर ये सुनहरी मछली मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे पता है, क्योंकि जादुई फल को उठाते ही सारी मछलियाँ हम पर हमला करने लगी।
अब जल्दी से महल चलो। इसके बाद काया केशव को जल्दी से महल में ले आती है। महल आने के बाद केशव थोड़ा शांत हुआ और बोला, अब तुम इस फल को जल्दी से खा लो और मुझे यहाँ से जाने दो। क्यों नहीं, जितनी जल्दी तुम्हें है उससे कहीं ज्यादा जल्दबाजी मुझे है, क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। क्या, पिताजी से? पर आखिर तुम्हारे पिता कौन हैं? मेरे पिता एक राजा है जो यहाँ से दूर एक राज्य में रहते हैं। क्या, तुम्हारे पिता एक राजा हैं? पर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद काया ने केशव को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ। तभी अचानक जादुई मोती महल टूटने लगा, जिसे देखकर काया ने कहा, लगता है हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं जल्दी से जादुई फल खा लेती हूँ। इसके बाद काया ने जल्दी से जादुई फल खाया और केशव से कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पर तुमने तो कहा था कि मुझे मोती मिलेंगे, उसका क्या होगा? अभी जान बचानी है या नहीं, अब चलो यहाँ से। इसके बाद काया केशव को वहाँ से ले जाने लगती है और जैसे ही वो लोग जादुई मोती महल से बाहर आते हैं, वो टूट जाता है और समुद्र में चारों तरफ मोती ही मोती बिखर जाते हैं, जिसे देखकर काया काफी दुखी होती है और कहती है, आखिरकार आज इसका अंत हो ही गया। हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, वरना मछलियाँ हमें मार डालेंगी। ये कहकर वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ ही देर बाद समुद्र के तट पर आ गए, जिसे देखकर केशव ने काया से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे मोती मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, एक बार समुद्र की तरफ तो देखो। ये सुनकर जब केशव उधर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे मोती होते हैं, जिसे देखकर केशव काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे अरे वाह, इतने सारे मोती! अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि समुद्र तट पर इतने सारे मोती आ जाएंगे। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें बहुत सारे मोती मिल जाएंगे। तभी वहाँ पर गांव के लोग भी आ गए। जब उन्होंने समुद्र के तट पर मोतियों को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए और महेश ने कहा, अरे भैया, ये सब क्या है? इतने सारे मोती कैसे? और ये लड़की कौन है? ये एक राजकुमारी हैं। मुझे इन्हें इनके पिता के पास ले जाना है। क्या, राजकुमारी हैं? पर आखिर इनके पिता कौन हैं? पड़ोसी गांव के राजा ही इनके पिता हैं। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पड़ोसी गांव में जो राजा रहता है उसकी राजकुमारी तो खो गई थी। क्या राजकुमारी खो गई? मुझे पता है, पर अब मैं आ गई हूँ। इसका मतलब आप ही हो वो खोई हुई राजकुमारी, है ना? हाँ हाँ, आप सही समझ रहे हैं। ये सुनकर केशव थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर काया से कहा, पर सबसे पहले मैं मोतियों को इकट्ठा करूंगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने मोतियों को ले लिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम परेशान मत हो, ये मोती कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये जादुई मोती महल के मोती हैं। वहीं अगर तुमने मुझे मेरे पिता तक सही सलामत पहुंचा दिया तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। ये सुनकर केशव सोच में पड़ गया। तभी वहाँ पर रत्ना भी आ गई और रत्ना ने जब केशव को देखा तो वो काफी खुश हुई और बोली, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कब से कर रही थी। तभी रत्ना की नजर राजकुमारी काया पर गई और उसने कहा, ये कौन है? जिस पर केशव ने रत्ना को सारी बात बताई और कहा, तुम तब तक मोतियों को इकट्ठा करो, मैं इन्हें राजा के पास पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है, पर आप जल्दी आना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद केशव काया को लेकर वहाँ से चला गया और फिर रत्ना मोतियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। आखिरकार मेरे पति ने करके दिखा ही दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जल्दी से सारे मोती इकट्ठा कर लेती हूँ। इसके बाद रत्ना भी मोतियों को इकट्ठा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में काफी परेशान बैठा हुआ था। उसे परेशान देखकर मंत्री ने कहा, महाराज, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? मंत्री जी, अभी तक राजकुमारी का कोई पता नहीं लग पाया। मैंने सोचा था शायद इस तरह राजकुमारी वापस आ जाएगी। आपकी योजना तो फेल हो गई महाराज। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजकुमारी को ला पाएगा। तभी वहाँ पर केशव काया को लेकर आए। काया को देखकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, काया, काया तुम यहाँ पर? ये कैसे हो सकता है? पिताजी, मैं लौट आई हूँ।
काया को सही सलामत देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हो गया और अपनी बेटी से बोला, तुम सही सलामत हो, पर तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम तो उस जादुई मोती महल से निकल भी नहीं सकती थी। मुझे पता है पिताजी, पर मेरी मदद केशव ने की है। क्या तुमने मेरी बेटी को बचाया है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। और आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताती हूँ पिताजी कि किस तरह केशव ने मुझे बचाया। इसके बाद काया ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा काफी खुश हुआ और केशव से बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी बेटी को सुरक्षित मेरे पास लेकर आए। पर महाराज, अगर ये आपकी बेटी है तो फिर वो कौन सी राजकुमारी है जो खो गई है? ये सुनकर राजा शांत रह गया और फिर बोला, वो कोई नहीं है, ये सब एक योजना के जरिए हुआ था। मैंने झूठा ऐलान किया था जिससे प्रजा का ध्यान खिंच सके, क्योंकि प्रजा लगातार मुझसे मेरी संतान के बारे में पूछ रही थी। जब मेरी बेटी 15 वर्ष की हुई थी, तभी से वो उस जादुई मोती महल में चली गई और लोग सोच रहे थे कि मेरी बेटी पता नहीं कैसे गायब हो गई है, और मैं उन्हें बता भी नहीं सकता था। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब आपने इसलिए किया जिससे प्रजा सवाल जवाब न करे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बस प्रजा को शांत करना चाहता था। मैंने झूठी अफवाह फैलाई कि राजकुमारी आ गई है और फिर वो खो गई है। पर पिताजी, आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि बेटी, मैंने सोचा शायद इस तरह तुम वापस आ जाओ, और वैसा ही हुआ, तुम आ गई। ये सब सुनकर केशव को सारी बात समझ में आ गई, पर वो अभी भी हैरान था कि आखिर काया उस जादुई मोती महल में गई कैसे थी। और उसने राजा से कहा, पर आखिर राजकुमारी वहाँ पर गई कैसे? ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। मैं समुद्र में शिकार खेलने निकला, मेरा बहुत मन हो रहा था, और गलती से मैंने एक जलपरी को मार दिया। उसी ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज खो दूंगा। मेरी सबसे कीमती मेरी राजकुमारी काया थी, और वो उसी जादुई मोती महल में कैद हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब जलपरियां होती हैं। हाँ हाँ, जलपरियां होती हैं, पर वो समुद्र की गहराइयों में रहती हैं, जिस वजह से किसी को दिखाई नहीं पड़ती, और मैंने गलती से उसे मार दिया, जिस वजह से मुझे अपनी बेटी से इतने वर्षों तक दूर रहना पड़ा। मुझे पता है पिताजी, आप मुझसे दूर रहकर बहुत दुखी रहे, पर मैं भी बहुत ज्यादा दुखी थी। मुझे माफ कर दो बेटी, ये सब मेरी वजह से हुआ था। आप माफी क्यों मांग रहे हैं पिताजी? मुझे खुशी है कि अब मैं आपके पास आ गई हूँ। हाँ हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा केशव। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैंने आपकी राजकुमारी आपको लौटा दी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी लौटाई है, इसलिए तुम्हें इनाम तो मिलेगा। इसके बाद राजा ने केशव को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया, जिससे केशव काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद केशव अपने घर पर आ गया, जहां उसने देखा कि रत्ना ने बहुत सारे मोतियों को इकट्ठा किया था। रत्ना ने जब केशव को देखा तो कहा, अजी आप आ गए, मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी। देखिए ना, मैंने कितने सारे मोतियों को इकट्ठा किया है। अरे वाह, तुमने तो बहुत सारी मोतियां इकट्ठा कर ली, और ये देखो राजा ने हमें कितना सारा इनाम दिया है। इतना सारा इनाम? अरे वाह, इसका मतलब हम लोग तो माला माल हो गए। हम लोग नहीं, बल्कि हमारा गांव भी माला माल हो गया है। अब हमारे गांव से लोग जाएंगे नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने करके दिखा ही दिया। मुझे नहीं पता था कि आप सच में इतना बड़ा काम करेंगे। तभी वहाँ पर महेश आया और बोला, भैया आज तुमने गांव का नियम तोड़कर हम पर उपकार किया है। आज से पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि अगर समुद्र में जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। भैया, हम लोग अक्सर वही काम करते हैं जिसे लोग मना कर देते हैं, जबकि शायद उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। इसलिए हमें हर काम को करना चाहिए। हाँ हाँ, यह तो तुम सही कह रहे हो भैया। आज तुम्हारी वजह से हमारा गांव मोतियों का गांव बन गया है।
और अब हमें गरीबी भी नहीं सहनी पड़ेगी। और क्या भैया, अब तो हम सब लोग अमीर हो गए। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब केशव अपनी पत्नी रत्ना के साथ आराम से रह रहा था। वहीं सारे गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश थे।